तो दोस्तों आइए बात करते हैं इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, इसी पार्ट को हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आइए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ रिवीजन करवा दिया, जैसे आजाद भारत से लेकर मैंने आपको जितने भी अनुच्छेद होते हैं महत्वपूर्ण, साथ ही साथ मैंने भागों के बारे में चर्चा किया। फिर मैंने आपको बताया संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है और कौन से भाग में प्रोविजन दिया गया है और कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, उसको मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया। और फिर मैंने आपको बता दिया कि विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन यानी तीनों चीजों के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जैसे कि अनुच्छेद 16, 17, 18, 40, 44, 50, 51, 72 और इत्यादि प्रकार के जो आपके अनुच्छेद हैं उनको मैंने चर्चा कर लिया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया पांच प्रकार के रिट्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। 5 प्रकार के रिट्स कौन कौन सी होती है एक बार हम रिवीजन करेंगे ताकि हमारी कड़ी जो थी वो जुड़ जाए दोस्तों। ठीक है, 5 प्रकार की रिट्स थी आपकी, मैंने आपको पहले बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस बोला जाता है। फिर दूसरा आपका है परमादेश रिट जिसे मैंडामस बोला जाता है। तीसरा आपका प्रतिषेध है जिसे प्रोहिबिशन बोला जाता है। चौथा आपका उत्प्रेषण है जिसे सेटेरियो बोला जाता है। और आपका पांचवा है अधिकार परीक्षा जिसे आप बोलते हैं क्यू वरांटो दोस्तों। तो ये 5 प्रकार की रिट्स के बाद आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। तो हमारे एग्जाम में कई बार अनुसूचियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने वही अनुसूची यहाँ पिकअप किया है जो हमारे एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, पहली दूसरी अनुसूची से मैंने यहाँ पिकअप किया है। दूसरी अनुसूची कहती है दोस्तों कि वेतन भत्ते यानी परिलब्धियों से संबंधित प्रोविजन। ठीक है, यानी वेतन भत्ते परिलब्धियों से संबंधित जो प्रोविजन दिया गया है वो अनुसूची दूसरे में है। फिर अनुसूची तीसरी कहती है कि शपथ या प्रतिज्ञान, अगर आपको शपथ के बारे में कुछ भी जानना है या प्रतिज्ञान के बारे में जानना है तो अनुच्छेद तीसरी सूची में इसका प्रोविजन दिया गया है। फिर उसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या कहती है कि राज्यों में सीटों का आवंटन यानी कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन के जो भी प्रोविजन दिया गया है अनुसूची चौथी में है दोस्तों। उसके बाद है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारा कैसे होता है, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें आपकी संघ सूची वो सूची होती है जो केंद्र सरकार ही यहां पर क्या बनाएगी, नियम बनाएगी। फिर दूसरी है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य ही अपना क्या करेगा, राज्य कोई भी नियम बनाएगा राज्य सूची के अंतर्गत बनाएगा। तीसरा है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसमें कोई भी नियम कानून बनाएंगे तो आपको इसके अंतर्गत बनाएंगे। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची संघ के लिए, राज्य सूची राज्य, समवर्ती सूची दोनों के लिए। आइए बात करते हैं 8वीं अनुसूची। अभी हाल ही समय में कल परसों में एग्जाम हुआ था जो आपका जेल वार्डन 8वीं अनुसूची से प्रश्न पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रोविजन है, लेकिन क्या 8वीं भाषा में फारसी भी है कि नहीं, तो फारसी उसमें नहीं है। आप इसको याद रखिएगा, हमारे प्रोविजन यानी हमारे 22 भाषाओं में फारसी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमें ये बताती है दल बदल अधिनियम बताता है। ठीक है, दल बदल अधिनियम कब जोड़ा गया था, ठीक है, यह अनुसूची कब जोड़ी गई थी दोस्तों, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल अधिनियम एक इस पर लगता है जब कोई विधायक, नेता, सांसद जो भी होते हैं आपके एक पार्टी से दूसरे पार्टी में परिवर्तन करते हैं तो उन पर क्या लग जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि एक तरीके से क्या लगता है, दल बदल अधिनियम लगता है। और किसके अनुसार लगता है, अनुसूची 10 में इसका प्रोविजन दिया गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों की शक्तियां और उनके प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में। जो पंचायतें होती है, जो आपकी ग्राम पंचायत होती है दोस्तों, उन ग्राम पंचायतों के बारे में क्या प्रोविजन दिया गया है, किसमें दिया गया है, 11वीं अनुसूची में। उनके पंचायतों की शक्तियां क्या है, प्राधिकार क्या है और जिम्मेदारियां क्या है। फिर उसके बाद 12वीं अनुसूची कहती है कि नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दोस्तों। तो 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में कहा गया है, प्राधिकार के बारे में कहा गया और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में कहा गया। तो दोस्तों आप लोग 11वीं और 12वीं अनुसूची मत भूलिएगा,
क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं संविधान का स्रोत। कई देशों से भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया है। आइए बात करते हैं कौन कौन से देश। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन, एकल नागरिकता का प्रावधान और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। तो द्विसदनवाद कहां से लिया गया है, द्विसदनवाद से मतलब होता है दो सदन, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर लोकसभा है, राज्यसभा है, और राज्य स्तर पर क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है दोस्तों। ठीक है, तो दो सदनवाद का भी कहां से लिया गया है प्रोविजन, वो लिया गया है दोस्तों आपका ब्रिटेन के संविधान से। आइए बात करते हैं यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से आपका मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। तो जो लोग भी एनटीपीसी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, जो बड़े बड़े शब्दावलियां हैं, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ी सी बड़ी ही चीजें आएंगी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। यूएसए से क्या लिया गया है, मूल अधिकार को लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने का जो प्रोविजन लिया गया है दोस्तों, वो यूएसए से ही लिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 के तहत, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया जो ली गई है, यूएसए से ही लिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो किसमें लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के राज्य से लिया गया, यानी कनाडा के संविधान से लिया गया। और अवशिष्ट शक्तियों का भी प्रोविजन है केंद्र सरकार के पास। जब आपको यहां पर मैंने आपको बताया था समवर्ती सूची, तो जो विषय समवर्ती सूची में नहीं आते हैं उसे बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं दोस्तों, केंद्र के पास होती है। और इसका प्रोविजन यानी कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति होती है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति, जो हमारे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है दोस्तों, उसको भी लिया गया है आपके आयरलैंड से दोस्तों। आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन पहले हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक आपका संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में था, उसे हटाकर क्या कर दिया गया है, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं 6 प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। पहला है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार है जो दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। फिर आपका चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। देखो अभी जो तीसरा है, तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है, ये जेल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। देखो सभी याद रखना है मौलिक अधिकार को, और कहां से कहां तक के आर्टिकल में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। फिर आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 30 से 29 से लेकर 30 तक। फिर आपका जो छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो अनुच्छेद 32 के तहत ही आपके जो 5 प्रकार की रिट है दोस्तों, मैंने पहले बताया था, जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, वो अनुच्छेद 32 के तहत ही है, जो आपका मौलिक अधिकार में कहा गया है। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार को आपको याद होना चाहिए। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार चर्चा की गई अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक, और फिर उसके बाद संवैधानिक छठा जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका प्रोविजन दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग सभी मौलिक अधिकार याद रखेंगे। आइए बात करते हैं कुछ विशेष टॉपिक के बारे में, जिसके अंतर्गत है अनुच्छेद 19 को मैंने कवर किया है, अनुच्छेद 21 को। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अनुच्छेद 19 कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार,
ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 6 अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 19 को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। 6 अधिकार जो है इसको आप मत भूलिएगा, नहीं तो आप समझ लीजिए एक प्रश्न आप गलत करके जरूर आएंगे। तो पहली चीजें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहा जाता है कि हमें बोलने और अपने बातों को रखने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा हमें स्वतंत्रता दी गई है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। मतलब कि हम शांतिपूर्वक अपने देश में कहीं पर भी कोई सम्मेलन कर सकते हैं और हमें कोई रोक टोक यानी कि राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी बात करते हैं संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का भी अधिकार दिया है। देखो हमारे मूल अधिकार में यानी कि आर्टिकल 19 में कहा गया है कि आप संगम बना सकते हो, संघ बना सकते हो, आपको राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण। हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है चौथे में। ठीक है। और पांचवा स्वतंत्रता, जो पांचवी स्वतंत्रता दी गई है, घूमने या बस जाने या निवास करने का अधिकार है। जो हमें पांचवा दिया गया है, हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन या ऐसा अधिकार हमें दिया गया। और छठवें अधिकार जो हमें दिया गया है, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं एक बार 6 अधिकारों के बारे में। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा आपका शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संगम, संघ, सरकारी समितियां बनाने का अधिकार, चौथा राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण के अधिकार, पांचवा आपका है राज्य क्षेत्र में घूमने या बस जाने निवास करने का अधिकार, छठा है व्यापार और कारोबार करने का अधिकार हमें दिया गया है। और किस आर्टिकल के तहत है? अनुच्छेद 19 के तहत। और एक चीज आप याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता की भी आजादी दी गई है। जो प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी दी गई है उसके लिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद 19A में रख दिया गया है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 21 कहता है कि देखो इसमें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको उतनी ही चीजें पिकअप किया है जो हो सकता है हमारे एग्जाम में आ ही जाए। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन रक्षा का अधिकार हमें है, निजता का अधिकार, 14 वर्ष की, तीसरा है आपका 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, फिर चौथा आपका निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, पांचवा है सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, और छठा है आपका बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। तो आपको मैंने 6 यहाँ पर अनुच्छेद 21 के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पिकअप किया है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। पहली चीजें मैंने आपको क्या बताया, जीवन रक्षा का अधिकार, अपने जीवन की रक्षा करना हमारा अधिकार है। ठीक है। और निजता, आपकी जो प्राइवेसी चीजें हैं, आपकी जो प्राइवेसी है, जैसे कि आप मोबाइल फोन दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो भी आपका अधिकार है, कोई उसको नहीं ले सकता है। और तीसरा आपका है 14 वर्ष की उम्र तक आपको निःशुल्क यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा का अधिकार कौन करेगा? राज्य करेगा, अधिकार दिया है। फिर उसके बाद पांचवा है आपका सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध। आपको यदि सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है, ठीक है, या किसी को भी फांसी दी जाती है सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक प्लेस में, तो इसके विरुद्ध अधिकार है, आप न्यायालय जा सकते हैं, जो मैंने आपको रीड के अनुसार आप जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीजें हैं आपके, नेक्स्ट बातें आती हैं, छठा आपका है बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों अगर आपसे कोई बंधुआ बनाकर आपसे मजदूरी करवाता है तो आपका यह अधिकार है, कोई नहीं करवा सकता, आप न्यायालय में जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्शन बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सीधा टू द पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ जितना अति आवश्यक है उतना मैं प्रयास जरूर कर रहा हूं। आइए बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र राज्य के संबंध में क्या प्रोविजन है और किस अनुच्छेद में क्या कहा गया। देखो केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार से बनता है, एक विधायी संबंध में जिसे कानूनी संबंध बोला जाता है, दूसरा आपका प्रशासनिक संबंध जिसे आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन बोलते हैं, और तीसरा आपका वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक है, और प्रशासनिक संबंध के संबंध में क्या है केंद्र राज्य संबंध में, अनुच्छेद 256 से 263 तक है दोस्तों। फिर उसके बाद है आपका वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध की बात करें अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक। देखो केंद्र राज्य संबंध के लिए कुछ आयोग भी बनाए गए थे, इसको भी आप याद रखेंगे। केंद्र राज्य संबंध में क्या क्या आयोग है? पहला आयोग है आपका सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग अभी जब आपका 2018 में
2018 में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था, तो पूछा गया था सरकरिया आयोग किसके संबंध में है, तो केंद्र राज्य के संबंध में है दोस्तों। और कब बनाया गया था आयोग, 1983 में। ठीक है, उसके बाद पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताता है, और कब इसको बनाया गया था, 2007 में। ठीक है, फिर आपका राजमन्नार समिति, ये भी केंद्र राज्य के संबंध में है, और 1969 में इसे बनाया गया था। तो 3 आयोग मैंने आपको बताया केंद्र राज्य के संबंध में, से और भी हैं, और इसके अंदर क्या प्रोविजन है उसको हम कभी बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम एग्जाम के दृष्टिकोण से 3 आयोग के बारे में आप याद कर लीजिएगा। पहले मैंने आपको बताया सरकरिया आयोग 1983, फिर मैंने आपको बताया पुंछी आयोग 2007, फिर मैंने आपको तीसरा राजमन्नार समिति 1969 दोस्तों। तो इन तीनों आयोगों को आप याद रखेंगे, केंद्र राज्य के संबंध में इन्हें बनाया गया था। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इनके बारे में क्या प्रोविजन है, कहां से कहां तक, और इन्हें क्या अधिकार है, क्या सब कुछ है, इनके बारे में हम पूरा देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में आपको कुछ भी नहीं जानना है। तो बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान कहा गया है, यानी उनके बारे में सब कुछ निहित है दोस्तों। तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का राज्य प्रमुख होता है। भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और राष्ट्रपति महोदय को भारत के प्रथम नागरिक भी माने जाते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन माने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का भी प्रतीक है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक किसे माना जाता है दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यदि हम बात करें, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करें दोस्तों, तो जनता द्वारा इनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है दोस्तों, बल्कि इनका चुनाव जो होता है, जो हमने प्रतिनिधि चुना, जैसे कि हम क्या करते हैं, लोकसभा में कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं, कुछ लोगों को विधानसभा में। जो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा के, विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, वे निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता जनता के द्वारा, बल्कि अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन गुप्त मतदान होता है। ठीक है, और एक चीज ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्हें ये भी बोला जाता है जैसे जनता द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। अगर तकनीकी शब्द में हम याद रख ले तो जनता के द्वारा इनका निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है, किसका, राष्ट्रपति महोदय का। उसके बाद आइए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं या कौन लोग शामिल हो सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में। पहली बात है कि संसद के निर्वाचित सदस्य, जो आपके संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर उसके बाद राज्यों के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वे भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, आप याद रखिएगा। और दोस्तों केंद्र शासित 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, तो वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और वे कौन 2 केंद्र शासित, एक दिल्ली है, दूसरा आपके पांडिचेरी है। तो दोनों के विधानसभाओं के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो दोस्तों पहली चीजें मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और केंद्र शासित में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, नहीं लेंगे दोस्तों। लेकिन एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, वो चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, कहीं के भी मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, डायरेक्ट विदाउट एनी इलेक्शन, तो उन्हें क्या बोला जाता है, नॉमिनेटेड पर्सन या नॉमिनेटेड मेंबर बोला जाता है। उन्हें, वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, याद रखिएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय जो है उन्हें हटाए जाने का प्रावधान क्या है दोस्तों। पहली चीजें 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाने पर, या उनकी आपातकालीन किसी प्रकार की मृत्यु जैसे हो जाती है तब वे हट सकते हैं। लेकिन एक प्रोविजन
और है दोस्तों जिसे बोला जाता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो महाभियोग उनके ऊपर कब लगाया जाता है दोस्तों? जब वे संविधान का उल्लंघन करते हैं तब उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अभी तक भारत में ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं है जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया हो। ठीक, आइए बात करते हैं कि कैसे महाभियोग लगाया जाता है। पहली चीजें होते हैं, जिस सदन में लाया जाएगा वहां 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। जिस भी सदन में लाया जाए, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। ठीक है, देखो विधानसभा और विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो सोचो कि वहां पर जब ये लोग भाग ले सकते हैं निर्वाचन में तो ये हटाने में भी भाग लेंगे, नहीं दोस्तों। ध्यान रखना है, या तो केंद्र या तो उनके संसद में लोकसभा में आएगा महाभियोग, या तो आपका राज्यसभा में आएगी। ठीक, तो जब ऐसा प्रोविजन लाया जाएगा तो जिस सदन में लाया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया, कम से कम 1/4 यानी कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर उन्हें क्या देना पड़ेगा? 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। कम से कम आपको कम से कम 14 दिन के नोटिस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? 2/3 सदस्यों 2/3 बहुमत से पारित होने पर, जैसे कि 2/3 बहुमत से पारित सदस्यों के होने के बाद किसी भी सदन में, तब वो दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर उस पर जांच प्रक्रिया होती है, फिर उसके बाद ही राष्ट्रपति महोदय को हटाया जाता है दोस्तों। तो आपको पहली कंडीशन याद रखना है कि जिस भी सदन में लाया जाएगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, 1/4 यानी कि 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर 14 दिन पहले या कम से कम उन्हें नोटिस देना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है 2/3 सदस्यों से बहुमत पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आगे की जांच प्रक्रिया चलेगी, फिर उसके बाद ही उन्हें हटाया जाएगा। ठीक, उनको हटाया जाएगा दोस्तों। हाँ, एक चीज और भी याद रखना है, जो महाभियोग प्रक्रिया हो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो महाभियोग लाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के लिए, वो क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या पूरी पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया? नहीं दोस्तों, वो संसद की है, ना कि किसी न्यायालय की है। ध्यान रखना, संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है क्या? महाभियोग दोस्तों, याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद है संसद में अब कौन भाग, अब इनको क्या हो सकता है कि इनको हटाने के लिए, देखो अभी तक तो मैंने आपको बताया निर्वाचन के लिए, लेकिन इनको हटाने के लिए कौन भाग नहीं ले सकता? पहली चीज है, जब राष्ट्रपति महोदय को हटाया जाना है दोस्तों, तो भाग कौन नहीं लेगा? पहली चीज है तो आपकी जो विधानसभा और विधान परिषद, जो भी आपकी विधानसभा के सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य जो चुनाव में तो भाग ले रहे थे, लेकिन उनको हटाए जाने में उनका कोई भागीदारी नहीं रहेगी, उनको कोई भी सदस्यता नहीं मिलेगी या कोई भी भागीदारी उनकी नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेंगे। याद रखिएगा, दोनों चीजें मैंने अलग अलग बताया। देखो ध्यान से समझिएगा, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उन पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी तब वे भाग लेंगे। ठीक है, और निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे दोस्तों। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? आइए बात करते हैं राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता क्या क्या होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति आपको बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पद हेतु योग्यता जो है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि अमेरिका के जैसे जन्म से आप भारत के नागरिक हो, बल्कि आपको भारत के नागरिक होना ही आवश्यक है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। और दूसरी चीजें हैं, आप कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। 35 वर्ष से 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटे भी बाकी है तो आप भारत के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी बातें हैं, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और राज्यपाल भी बनने के लिए आपकी 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात करते हैं कि कम से कम उन्हें लोकसभा सदस्य बनने की भी योग्यता होनी चाहिए, तभी भारत के राष्ट्रपति बन पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी चीजों को तो सभी फिल कर लेते हैं, लेकिन अतिरिक्त भी कुछ है। उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी उनके पास सदस्य होना चाहिए। ठीक है, जो आपके सांसद वगैरह हैं, कम से कम 50 प्रस्तावक होना चाहिए, जो प्रोविजन वाले होना चाहिए, 50 अनुमोदक मतलब होगा अप्रूवल, यानी अप्रूव्ड होना चाहिए कि कम से कम हाँ हम इनके साथ है। 100 सांसद की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, यानी कि एक तरीके से राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों। ठीक है,
दूसरी बात करते हैं चुनाव पद्धति कैसे होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। किसके द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। और उतना ही नहीं, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय द्वारा इनका, देखो दोनों शब्द बोला जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय द्वारा इनका मतदान होता है, लेकिन वो गुप्त मतदान होता है दोस्तों। तो और बहुत सारी प्रक्रिया है जो यहाँ पर आवश्यक नहीं है अभी, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। आइए बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और यदि वे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तब उन्हें कौन दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ही कोई वरिष्ठतम अधिकारी, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, चुनाव में यानी सॉरी उनको शपथ दिलाएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और भी आती है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, राष्ट्रपति महोदय का पद खाली हो जाता है, तो उनकी सीट पर कौन बैठेगा। हाँ, एक कंडीशन और भी मैं बता देता हूं आपको, राष्ट्रपति पद, जो राष्ट्रपति महोदय का पद होगा वो 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हो सकता है, उस पर कोई ना कोई जाके जरूर बैठेगा। पहली चीजें कहा गया, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति महोदय जाएंगे, अगर उपराष्ट्रपति महोदय भी नहीं है, उनका भी पद खाली है, तो कौन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनके पद पर बैठेंगे, जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बोला जाता है। हाँ, जब वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में होंगे दोस्तों, तो उनको जो सुविधा मिलेगी वो उसी राष्ट्रपति पद के, जो उस पद पे जो मिलती है सुविधा, वो सारी सुविधाएं उनको मिलेगी जो उस पद पर बैठेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जो राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो कितने समय के भीतर चुनाव करवा लेना आवश्यक है, तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवा लेना दोस्तों आवश्यक है दोस्तों। आइए बात करते हैं आगे की कहानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों। राष्ट्रपति की जो शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय किनको नियुक्त करते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें राष्ट्रपति महोदय उनको नियुक्त करते हैं। पहली चीज है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और दूसरी चीजें जो महान्यायवादी होते हैं, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सीएजी की भी नियुक्ति कौन करते हैं, ठीक है, जो आप नियंत्रक महालेखक परीक्षा बोलते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जो चुनाव आयुक्त से तात्पर्य जो इलेक्शन कमीशन के मेन होते हैं, आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और उनके अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय। और दोस्तों इतना ही नहीं, लोकसभा कह रहा हूं, आपके जो यूपीएससी जो आप जानते हैं, आईएएस की जो संघ है, उसके भी सदस्य, और यानी जिसे बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति यही करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। और दूसरी बात करते हैं वित्त आयोग का गठन और उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो वित्त आयोग का गठन और उनका एक तरीके से उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, अनुच्छेद 280 के तहत करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं, मनोनीत कहते हैं उसे। वैसे मनोनीत शब्द यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा हमें, कि जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो यानी कि कुछ शक्तियां हैं, जिसे बोला जाता है वीटो पावर बोला जाता है। राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिला है, अनुच्छेद 111 के तहत मिला है। आर्टिकल 111 के तहत उन्हें वीटो पावर मिला है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 111 में 110 में क्या है, धन विधेयक है।
अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक है। अनुच्छेद 111 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है। वीटो की कौन कौन सी शक्ति है, पहला वीटो होता है अत्यांतिक वीटो। और देखो अत्यांतिक वीटो में क्या होता है, जब राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, कोई विधेयक उनके पास आता है तो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, तो उसे बोला जाता है अत्यांतिक वीटो। ठीक, दूसरा वीटो है निलंबनकारी वीटो। जब कोई वीटो उनके पास आता है और उस वीटो को दोबारा वापस कर देते हैं, यानी कि उसे वापस कर देते हैं, ठीक है, किसी कारण के बिना बताए या वैसे भी वापस कर देते हैं, तो उसे बोला जाता है निलंबनकारी वीटो। लेकिन हाँ, निलंबनकारी वीटो में एक विशेषता यह भी है, तो संसद दोबारा यदि उसी विधेयक को लाकर देती है राष्ट्रपति महोदय को, कुछ संशोधन करती है या ऐसे ही लाकर देती है, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना हो जाता है। तो दूसरा मैंने आपको बताया निलंबनकारी वीटो। तीसरा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, अपने पॉकेट में रख लिए, यानी कि पॉकेट का मतलब अपने पास रख लिए, ना तो राष्ट्रपति महोदय इसमें कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं, ना तो हाँ बोलते हैं ना तो ना बोलते हैं, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, उसे बोला जाता है पॉकेट वीटो दोस्तों। तो मैंने आपको 3 प्रकार के वीटो के बारे में चर्चा किया। पहले वीटो के बारे में मैंने आपको बताया अत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा आपका पॉकेट वीटो दोस्तों। फिर उसके बाद बात करते अनुच्छेद 72 की बात एक बार हम थोड़ा से चर्चा फिर से करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर अनुच्छेद 72 के बारे में चर्चा किया था, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को हो सकता है गलत हो जाए प्रश्न, इसलिए मैंने अनुच्छेद 72 को यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने की फैसला लिया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 72 में कहा गया है राष्ट्रपति के पास क्या क्या करने की शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति 5 प्रकार के हैं। एक तो क्षमा कर देंगे, दूसरा लघुकरण करेंगे, तीसरा परिहार करेंगे, चौथा विराम, पांचवा आपका प्रविलंबन दोस्तों। आइए बात करते हैं क्षमा। तो राष्ट्रपति महोदय के पास इतनी शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति के सजा को क्षमा कर सकते हैं पूरी तरीके से। वो पूरी तरीके से आजाद हो सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, चाहे वो किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया दंड जो है, राष्ट्रपति महोदय उसे क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से क्षमा कर सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं लघुकरण। लघुकरण से तात्पर्य हो जाता है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना। दूसरे में क्या हो जाता है, दंड के स्वरूप को बदल देते हैं। जैसे आपकी फांसी की सजा है तो उसको बदल दिया जाता है, ठीक है, उसको कम कर दिया जाता है, उसे बोला जाता है लघुकरण। या आपकी उम्र कैद की सजा है तो उसे 20 साल 15 साल के लिए सजा का प्रोविजन कर दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति महोदय इतना कर सकते हैं, लघुकरण। तीसरी बात करते हैं परिहार। परिहार में क्या होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर देते हैं। देखो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसके दंड में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसके सजा में परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर मेंशन किया है कि 2 वर्ष की कठोर कारावास को 1 वर्ष की कठोर कारावास में बदल सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। किसके अनुसार कर सकते हैं, परिहार के अनुसार, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया है विराम। विराम की बात करें तो विशेष परिस्थितियों में कम कर सकते हैं। देखो कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति है तो उसके सजा को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है, या कोई ऐसी महिला है जो एक तरह से गर्भावस्था में है, तब भी क्या हो जाता है, उसके विराम की स्थिति, यानी उसके जो सजा की प्रक्रिया उसको विराम लगा सकते हैं। कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। और 5वीं चीज बताया था मैंने आपको प्रविलंबन के बारे में। प्रविलंबन के बारे में क्या हो जाता है, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है। जैसे अभी आपने निर्भया केस में देखा था, निर्भया केस में क्या हुआ था, जो विनय वगैरह थे उनको प्रविलंबन दिया गया था। प्रविलंबन के तहत क्या हो गया था, क्योंकि राष्ट्रपति से उन्होंने क्षमा याचना मांगी थी, इसके लिए जो सजा होती है उसे अस्थायी तक रोक दिया जाता है, जब तक दूसरा निर्णय नहीं आ जाता है, यानी राष्ट्रपति का निर्णय नहीं आ जाता है कि उस व्यक्ति की सजा होगी या क्या होगा उसके लिए। तो इसे वहां पर क्या किया गया था, प्रविलंबन की बात आती है। आइए बात करते हैं, देखो ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, दोषी व्यक्ति की क्षमा याचना के लिए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद 2-3 और है दोस्तों, थोड़ा सा आप बने रहिए, 3 मिनट में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होगी उसके किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 में कहा गया है जो संघ की कार्यपालिका होगी
वो किसके, उसका प्रमुख कौन होगा, यानी कि उसकी शक्ति किसके पास होगी, राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उसको अपने अनुसार या अपने अधीनस्थों के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करेंगे। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 53 में कहा गया। फिर उसके बाद लेकिन अनुच्छेद 74 आता है। अनुच्छेद 74 आकर पूरे दंड को, पूरे चीजों को बदल देता है। ठीक है, दरअसल अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति महोदय जो है, राष्ट्रपति महोदय के लिए एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होगी जो उनके सलाह के लिए, मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 74 से ही क्या हो जाता है, राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ की सिर्फ नाम मात्र के रह जाते हैं और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास आ जाती है और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद वाली शक्ति आ जाती है, यानी कि यहाँ पर प्रमुख हो जाता है सरकार। फिर राष्ट्रपति महोदय क्या हो जाते हैं, नाम मात्र के हो जाते हैं। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत ये चीजें आती है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा हुआ कब था, ठीक है, पहले क्या ऐसा था, नहीं दोस्तों, ये हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके समय में ऐसा हुआ था। और किस अनुच्छेद, किस संशोधन के तहत किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी सरकार ने इसे लागू कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत, किस संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी ने इसे लागू कर दिया कि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति सरकार की बातों को मानने के लिए बाध्य हैं। बाध्य मतलब उन्हें मानना ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट वन में सब कुछ कवर कर दिया, यानी कि राष्ट्रपति महोदय तक। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो मैं आपके एनटीपीसी की इस तरह तैयारी करा दूंगा दोस्तों कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि वाकई में कितनी अच्छी मेरी तैयारी हो गई और कितना बेहतर मैंने प्रदर्शन करके एग्जाम में आया हूं। ठीक है, आप बहुत खुशी खुशी जाएंगे और खुशी खुशी वापस आएंगे, बिल्कुल भी आपके हाथ में निराशा नहीं लगेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन सपोर्ट आपकी जरूरत है दोस्तों, आपके बिना यह असंभव है, क्योंकि इतना कुछ मेहनत करना, 6 से 7 घंटे में बोर्ड में लिखना, फिर उसको समझाना, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि कल मैंने लिखा था, मैंने आपको वीडियो अपलोड भी किया था, कम से कम मैंने 7 घंटे इसको लगाया था, क्योंकि कंटेंट को वही चीजें पिकअप करना होता जो हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ठीक है, नहीं तो कंटेंट तो बहुत है, एक या 2 व्हाइट बोर्ड में भला कौन खत्म कर सकता है आपका भारत के संविधान या किसी पार्ट को। ठीक है, लेकिन हाँ, फॉर द क्विक रिवीजन इट्स वेरी इजी और इट्स वेरी बेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में और लाइक करना मत भूलिएगा। कम से कम 1000, 2000, 5000 तो लाइक्स होना ही चाहिए, ये मेरी आपसे उम्मीद रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है आधुनिक भारत की, इसे आज ही अनाउंस कर दिया जा रहा है, बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊंगा, बस आपकी इस वीडियो में सपोर्ट देखने के बाद ही आएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।